नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 1857 क्रांति के बारे में सामान्य से चर्चा की थी। आज हम 1857 क्रांति को पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा तैयारी के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों के फ़ोन आते हैं मेरे पास काफ़ी और उनके सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब अभी वर्तमान में जो चलन चल रहा है ना भाई, यूट्यूब वाला, अब YouTube पे आपके टेस्ट सीरीज चलती है, कई आप ज्वाइन करें, पैसा दें, ये करें वो करें, ऐसा चलता रहता है। आप ज्वाइन करते हो। अब वो क्या करते हैं, अपना ज्ञान दिखाने के लिए और आपको दिग्भ्रमित करने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठा के देते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। उस पूरी टेस्ट सीरीज कई मैंने भी देखी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखी, उसमें से एक भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग एग्जाम काम का नहीं है। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको, अब जैसे कईयों की तैयारी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, जिन्होंने भाई 6 महीने 7 महीने तैयारी की है, लेकिन जब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, भाई टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हमने तैयारी की है, हम देखते हैं, देखें हमारे टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। और जब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके नंबर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल ही। मतलब जिनकी 6 महीने की तैयारी है उनके 30 में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सही होते हैं। बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है, इसका मतलब हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं और अपना जो बिल्कुल सही दिशा में उनकी जो तैयारी चल रही थी उनको वो डाइवर्ट कर देते हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे एक टेस्ट सीरीज का मैंने क्वेश्चन देखा था, R60 सभ्यता, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन था कि R60 जो सभ्यता है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसका उत्तर उन्होंने दिया डीडवाना। आप भी देख लेना क्या दिया था आपके, डीडवाना। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं डीडवाना का हूँ, मेरा जन्म ही डीडवाना में हुआ है, लगभग सारी गलियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पूरे मंदिरों को जानता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे इस डीडवाना के अंदर कोई ऐसा सभ्यता स्थल रहा है। हाँ, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह निकलती हैं नो डाउट, लेकिन पूरे राजस्थान में निकलती है। आप कहीं पे भी खुदाई करो, आए दिन आप अखबार में देखो, कहीं ना कहीं से छोटी मोटी मूर्तियाँ हमारे यहाँ से निकल जाती है। वो क्वेश्चन नहीं बनने का। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो आप सभ्यता राजस्थान में इनको नाम दे दे के आप कर दोगे कम से कम 200-250 सभ्यता। तो अगले ने दिया था R60 सभ्यता डीडवाना। अरे मैं डीडवाना का हूँ, मेरे को नहीं आ रही भाई, सीधी सी बात है। मैंने RPSC के 5 एग्जाम फाइट किए हैं, 5 में अच्छी रैंक से निकला हूँ मैं। अगर मैं ऐसा पढ़ता ना, इस हिसाब से पढ़ता, तो नो डाउट आज तक मेरा कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। ध्यान से देखिए, आपके 100% मानो कोई भी क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, 50% क्वेश्चन आपके रिवाइज होते हैं, जो पिछले 5 या 10 सालों के एग्जाम में आए हुए हैं वैसे के वैसे उठा के आपके एग्जाम में दे देंगे। 1% भी इधर उधर नहीं करेंगे। आप देख लो, आप जो तैयारी करने वाले हैं या जो तैयारी कर चुके हैं, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, वो रिव्यू जो आती है ना एग्जाम वाली, जिसमें पिछले 5 या 10 सालों के पेपर होते हैं, वो अपने पास रखो। उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन जो है वो निश्चित मात्रा में पूछे जाते हैं, इतने नहीं पूछे जाते जितने ये यूट्यूब वाले आपको भ्रमित करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। बेचारे जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो भी गलत रास्ते पे चल देते हैं और अपनी तैयारी की आप ये कह दो कर देते हैं ऐसे से। ठीक है, अब आगे देखें, 50% क्वेश्चन रिवाइज्ड, ठीक है। 20% क्वेश्चन जो है ना वो इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा कि प्रारंभ में आपके क्वेश्चन आया था कि हवा महल कहाँ है, सबने कहा जयपुर। फिर पूछा गया हवा महल का निर्माण कब हुआ था, 1799 में, किसने करवाया, प्रताप सिंह जी ने करवाया। ऐसे क्रमवार क्वेश्चन चलते गए। फिर मेरे एक ध्यान में आया, मैंने कहा भाई ये तो आपके हवा महल से तो लगातार डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब इसमें कुछ ढूंढो क्या नया मिलता है क्या। मेरे को मिला था एक नाम, लालचंद उस्ता। मैंने तुरंत एग्जाम जो आपके, मेरी क्लास जो चलती है, मैंने बच्चों को बता दिया था, मेरे बच्चों इसको रट लेना, लालचंद उस्ता आपके एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि हवा महल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हवा महल में हमें डीपली पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी महल उठा लिया और उसको हम पूरा का पूरा पढ़ें, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिर्फ एक महल, वो कहाँ है बस इतना याद रखो। लेकिन जिन महलों के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम थोड़ा सा डीपली तैयार करेंगे, बाकी डीपली कहीं नहीं जाना है। तो अगले ही एग्जाम में आ गया कि भाई हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता। अभी मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। 5 मंजिला है नो डाउट, खिड़कियों की संख्या भी पूछ ली, 953 आपके ध्यान में होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा महल बिना नींव का है।
बिना नींव का। आप आने वाले एग्जाम में देखना 4 ऑप्शन आपके आएंगे, नो डाउट आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा जो महल है वो बिना नींव का है। अब आप वहाँ पे आपको 4 नाम मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखें हवा महल बिना नींव का है। इसमें मैंने डीपली पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सा भी दुर्ग या कोई सा भी आपके महल उठा के अगर मैं ऐसे डीपली पढ़ना शुरू कर देता जैसे मैं हवा महल पढ़ रहा हूँ तो आप मान के चले मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होता और ना आपका होगा। अगर आप डीपली पढ़ रहे हो, बिल्कुल ना पढ़ें। और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान रखें। तो 70% क्वेश्चन तो यही है जो पिछले आ चुके हैं, थोड़ा उसमें हो सकता है डीपली पूछ ले। लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको क्या है, अगर ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, कला संस्कृति अच्छी है, ठीक है, इतिहास अच्छा है, तो वो इधर उधर से थोड़ा सा अगर आपका दिमाग वहाँ पे काम करता है, अगर आपका वहाँ पे दिमाग काम करता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, खनिज है, नो डाउट राजस्थान में हर जगह खनिज की खानें मिल जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं जब हम लोहा पढ़ते हैं तो लोहा में हम दोसा में एक ही पढ़ते हैं, दोसा जो है दोसा में सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है, लोहा। नीमला राइस सेल एक बड़ी खान है, नीमला राइस है, ये तो हम पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग हम गाइड कह सकते हैं, हमने गाइड से इसको पढ़ लिया या हमने कहीं नोट्स से इसको पढ़ लिया। अब एग्जाम में अगले ने क्वेश्चन क्या दिया, थोड़ा सा देखना, उसने दिया था लाल सोट। लाल सोट के साथ 5-7 चीजें और छोटे छोटे गांवों के नाम दिए थे। ये पहले किसी भी गाइड में नहीं था, पहले किसी भी नोट्स में नहीं था, क्योंकि इतनी जगह अगर कोई भी नोट्स वाला लिखाना शुरू कर देना तो आप ही मान के चलो इतना बड़ा ढेर लग जाएगा और हम तैयार भी नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर आपके ये ध्यान में होता, हेला ख्याल फेमस है यहाँ का, आप पढ़ते हो इसको, लाल सोट डोसा का कौन सा ख्याल फेमस है, हेला। तो अगर आपके ये ध्यान में होता कि भाई ये लाल सोट जो जगह है ये दोसा में है, लाल सोट जगह कहाँ पे है, दोसा में। अगर आपके ये ध्यान में होता तो आप नीचे के 4 खनिजों के ऑप्शन में जाते तो नो डाउट आपको ध्यान में पड़ जाता, अरे यार डोसा का नाम आया, नो डाउट लोहा है यहाँ पे। नहीं मिला, किसी भी नोट्स में नहीं था, कहीं पे भी किताबों में नहीं था, लेकिन आपने हल कहाँ से किया, आपने हल किया कला और संस्कृति से। क्योंकि कला और संस्कृति में आपने एक ख्याल पढ़ा था हेला ख्याल, और हेला ख्याल कहाँ का है, लाल सोट का, और लाल सोट कहाँ, दोसा। तो आप जैसे ही उस जगह पे पहुंचे कि भाई लाल सोट जगह है कहाँ, दोसा में, अब चले जाओ आप दोसा में कि दोसा में ज्यादातर कौन सा खनिज है इन 4 ऑप्शन के अनुसार। तो 4 ऑप्शन में आपको पता है कौन सा उसमें निकला था, लोहा। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं वो 20% के लगभग क्या करेंगे, जहां आपको सारी जानकारी होगी वो थोड़ा अलग देंगे, आप उसको आराम से संबंध स्थापित करके उसके उत्तर तक पहुंच जाओगे। अब रहे कितने हो गए, 90। 10% क्वेश्चन किसी के बाप को नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते, आपको भी नहीं आएंगे, आप चाहे कितना पढ़ लो, कितना डीपली पढ़ लो, ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कहीं अपना दिमाग चले, जैसे यहाँ चला था, वहाँ यहाँ पे भी आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा अगर कुछ काम करेगा, मानो कोई सन पूछ ले ऐसी जो हमने कभी पढ़ी नहीं, ना हमें इतनी याद रहती है, तो ऐसे क्वेश्चनों की आप चिंता ना करें। अब आप क्या करते हो, जो आप नए तैयारी कर रहे हो, जो आप इस YouTube के चक्रों में फंसे हुए हो, देखिए मैं YouTube पे पहले नहीं आया था कभी भी, मेरे को आए हुए जस्ट अभी 20 या 25 दिन हुए हैं, ज़्यादा वीडियो भी मैंने नहीं चढ़ाए। आपका अच्छा सहयोग मिला तो मैंने और क्लासों का मैंने सोचा भाई आगे की भी जो क्लासें हैं उनको रेगुलर कर देते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने देखा यूट्यूब की स्थिति, बच्चों को इतना खतरनाक भ्रमित कर रखा है बेचारों कि बच्चों की हालत खराब है, करें क्या नहीं करें। तो ये 10% के चक्कर में आप 90% को ना खोएं कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ भाई आ सकता है कोई सा भी, लेकिन हमें पूरे थोड़ी करने हैं। 90% का टारगेट लेके चलो, 10% छोड़ना सीखो। अब सुने, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस में ध्यान रखना, राजस्थान का जीके है या कोई सा भी है, 30% जीके के अंदर ये 90% कवर होते हैं, और इस 10% के चक्कर में आप पढ़ोगे तो 70% जीके और पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि सबके हैं गुरुजी पर्सन तो कोई सा भी, अरे गुरुजी आज तक यहाँ पहुँचे हैं, इतने एग्जाम दिए, तो इतना जिंदगी का अनुभव है कि इस 10% के चक्कर में जो व्यक्ति गिर गया, नो डाउट उसका राजस्थान में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आज लिखा लो मेरे से। और आपको करना क्या है, सिर्फ 30% मुख्य जो चीजें हैं, मुख्य चीजों का मतलब कोई भी मानो सभ्यता है, सभ्यता के नो डाउट आप मोटे क्वेश्चन एक बार के याद कर लो, ठीक है। मोटे करने का मतलब है हर टॉपिक से आप बड़े क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो। तो आप क्या कर रहे हो, 30% पढ़ के आप 90% को कवर कर रहे हो, आप आराम से एग्जाम फाइट कर लोगे।
लेकिन जिस दिन आप इस 10% के चक्कर में फंस गए ना, नो डाउट सिलेक्शन की संभावना तो छोड़ ही दो, नहीं होगा सिलेक्शन किसी भी स्थिति में। टेस्ट सीरीजों में पता नहीं क्या क्या वो लिख देते हैं, ठीक है। एक वो मैंने देखा था, एक किसी सर का एडवर्टाइजमेंट, गणित मेरे पीछे पीछे। अरे मैंने कहा यार गणित तेरी कोई औरत है क्या, तेरे पीछे पीछे इतना क्या तू विद्वान हो गया, गणित ऐसा है तेरे को आती होगी अच्छी। लेकिन ऐसे स्लोगन डाल देते हैं कि आप क्या करते हो, जैसे वो नाम आपको मिल जाए आप तुरंत वो वीडियो खोल देते हो। अब अगला कुछ दे रहा है नहीं दे रहा उससे आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान रखें, यूट्यूब पे आप क्लासों का चयन करते समय सबसे पहले आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हो ना, पिछले सालों के पेपर लाओ, ठीक है, वहाँ से आप तैयारी करना शुरू करें। आपके सुजानगढ़ में है यश गुरु ऐप चलाते हैं सर, यश गुरु, ये गुरु ऐसे लिखते हैं ना, हाँ यश गुरु, शोधान जी है ना, संजय पाल जी नाम से जाना जाता है उनको, यश गुरु उनका ऐप है। देखिए मैं जो अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे उनके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन यश गुरु ऐप वाले सर की जब मैंने देखा, वो बच्चों को बिल्कुल सही गाइड करते हैं भाई, 1% भी मिस गाइड नहीं करते हैं। वो बिल्कुल बच्चों को कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, वो इस पे जोर देते हैं जिस पे मैं दे रहा हूं। तो मैं जरूर उनका कहूंगा कि यश गुरु ऐप वाले जो सर हैं, मैंने इतने यूट्यूब पे इतने सरों के देखे हैं, मोटिवेट करना ये वो मैंने देख लिया भाई, लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन एक बंदा ये है संजय पाल जी, जो आपको गलत गाइडेंस नहीं कर रहे, जरूर आप इनसे जुड़िए, बिल्कुल गलत। और मैं तो ये मान के चलता हूं, अगर आपने इनको ज्वाइन कर लिया, आप मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ बहुत ज़्यादा दोस्ती वगैरह, लेकिन मैंने इनका देखा है, इनके वीडियो, इनके पढ़ाते नहीं है, ये तो सिर्फ बच्चों की भलाई में लगे हुए हैं। ओल्ड पेपर वगैरह वो सारे के सारे आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक बार आप जरूर सही गाइडेंस के लिए आप जरूर यश गुरु ऐप पे एक बार का आप जाइए, वहाँ आपको पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे पेपर मिल जाएंगे। पेपरों को रखो अपने पास, आपके ध्यान में रहते एग्जाम होता कैसे, और आप लगे रहते हो बस किसी ने कुछ डाल दिया लगे रहते हो। हमेशा ध्यान रखें, जीके किसी भी ट्रिक से तैयार नहीं होता, रट लो आज इस चीज को। ट्रिक्स कई बार आप आता है ना, ट्रिक से जीके तैयार कीजिए। दुनिया के सबसे पागल लोग होते हैं वो, जो वहां जाते हैं, अरे कितना जीके ट्रिक से तैयार करोगे, वो ट्रिक आपके कम से कम 2 रजिस्टर तो वो ट्रिक के भर जाएंगे, और फिर कहाँ किसको यूज करना है नो डाउट कभी ध्यान में नहीं रहेगा। ट्रिक यूज कर सकते हो आप, कहाँ करोगे, ट्रिक का यूज सिर्फ और सिर्फ वहां करना है जहां आप 2 या 3 चीजें ऐसी आ रही है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहां फंसने की संभावनाएं हैं, ठीक है। जैसे जनजातियां, सर्वाधिक जनजाति, न्यूनतम जनजाति, प्रतिशत कहाँ, कम प्रतिशत कहाँ, ऐसे क्वेश्चन जहां हम ऐसा लगता है कि हम यार थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां आप अपना खुद का ट्रिक बना लो। लेकिन हर जगह आप ट्रिक से ऐसा चाहते हो कि भाई ट्रिक हम तैयार कर लें। 1-2 वीडियो और देखे थे मैंने, 2 घंटे में पेपर सोल्व कीजिए, 2 घंटे में पेपर सोल्व कीजिए, 2 घंटा में सफलता पा लीजिए। फिर वो बावड़े हैं जो 2-2 साल से लगे हुए हैं, तेरे 2 घंटे की क्लास में अगर पूरा का पूरा पेपर क्लियर हो जाता, तो फिर वो 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं बेचारे, वो तो 2 घंटे ही कर लेते। फिर उनमें जो आप 2 घंटे, मानो मैं आज पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे में पेपर क्लियर कर लूँगा, ऐसा हो सकता है क्या आप मानो? लेकिन ऐसा जहाँ कहीं पे आप एक स्लोगन मिल जाता है, आप क्या करते हो, अरे यार ये ठीक है, 2 घंटे में अपना पेपर क्लियर करवा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई और बहनों। मैंने आज तक जितने भी वीडियो डाले, मैंने कभी नहीं कहा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को लाइक करो या नहीं करो, शेयर जरूर करना। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान में आ जाए, बिना फालतू की टेंशन लेते हैं, इतना डरा देते हैं यूट्यूब वाले ये आपको ऐसे क्वेश्चन बना के कि फिर आपका जो तैयारी का स्तर होना चाहिए वो स्तर गलत दिशा की ओर चला जाता है। और जहां हमें कम समय में सफलता मिलनी चाहिए, हम एक बहुत लंबा समय बिता देते हैं और सफलता भी नहीं मिलती। कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास में कि यार ये आदमी 5 साल से तैयारी कर रहा है, इसका नंबर नहीं आया। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, अरे यार इसने तो 6 महीने तैयारी की, 6 महीने में इसका नंबर आ गया। तो अलग नहीं है, जिसका नंबर नहीं आ रहा है उसने क्या किया, इन 10% के चक्कर में वो यहाँ गिर गया। और जिसका नंबर आ रहा है उसने क्या किया, उसको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बस इतना अगर आपके ध्यान में आ गया ना जिस दिन, नो डाउट सारे एग्जाम आप क्या कर लोगे, क्लियर कर दोगे। तो मैंने लगभग 10-15 मिनट आपको इसलिए ये पढ़ाने से पहले मैंने इसलिए आपको ये बताया कि आप टेंशन ना लें,
4 या 5 महीने की अगर आपने ईमानदारी से तैयारी कर ली और ये इतना वाला आपने पढ़ लिया, अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो 1857 क्रांति अपने चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि 1857 क्रांति के घुमा फिरा के आपके 15 ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे। आप पढ़ते होंगे डीपली, आपने 2 या 10-20 पेज भर रखे होंगे, आप रिव्यू उठा के देखो, 15 से अगर 16वां क्वेश्चन आ जाए तो आप कहते हैं ना सर आप गलत थे। ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स में सारे आपको वो चीज़ें मिलेगी, मैं हमेशा अपडेट रखता हूँ अपने नोट्स, मेरे को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो 1857 क्रांति में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया था। जो आए हुए क्वेश्चन है मैं थोड़ा उनका रिवीजन कर देता हूँ आपको। तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है, वैसे तो 1857 क्रांति के समय सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। भाग कितनों ने लिया? 4 ने। ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। तो राजस्थान में क्रांति का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? नसीराबाद। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद। और आप मान के चलें ये क्वेश्चन कम से कम आया 60 से 70 बार एग्जाम में। फिर कब हुआ? तो 28 मई 1857। मोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने सामान्य सी जानकारी आपको दे दी थी पिछले वीडियो में, आप थोड़ा देख लें। आज क्योंकि मैंने 15 मिनट आपको मोटिवेट में लगा दिए तो थोड़ा मैं पढ़ाने में आ जाता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं 1857 क्रांति का जो सेकंड, पहले पार्ट में मैंने आपको लगभग छावनियाँ पूरी करवा दी थी। आज हम आगे पढ़ेंगे और आगे में आपके रह जाता है कोटा का विद्रोह। देखिए कोटा का जो विद्रोह हुआ था, कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 में आपके कोटा में क्रांति प्रारंभ हो गई थी। और इस क्रांति का जो अंत हुआ था वो 31 मार्च, साल चेंज हो गया देख लो, 31 मार्च 1858 में यहाँ क्रांति का अंत हुआ था। मोटे मोटे रूप में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि कोटा लगभग कितने माह? 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ये और बता देता हूँ। यहाँ पूछा जाता है कि कोटा लगभग कितने माह तक क्रांतिकारियों के अंडर में रहा था, तो आपको उत्तर करना है 6 माह तक। पहला क्वेश्चन हो सकता है कोटा का यहीं से क्लियर हो जाए। फिर देखिए कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां। कोटा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और एक आपके कौन थे? मेहराब खां। अब इनकी बात अगर मैं करूं तो आप ये क्वेश्चन भी कम से कम 20 से 30 बार आ चुका है। सीधा पूछते हैं कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल मेहराब खां, जयदयाल मेहराब खां। इतना बार पूछ चुके हैं कि एक बार तो यहाँ तक आ गए थे कि ये कहाँ के थे? ये मथुरा के थे भाई। और मेहराब खां थे करौली के। दोनों ही मोस्ट है, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में फिर आ सकता है कि लाला जयदयाल कहाँ से थे? मथुरा से थे। मेहराब खां से थे? करौली। अब यहाँ आप ये सोचो कि हर क्रांतिकारी का हम नहीं पढ़ेंगे कहाँ से थे कहाँ से, लेकिन ये एग्जाम में कम से कम 20 से 30 बार आ चुका क्वेश्चन है, तो नो डाउट इनके बारे में हमें थोड़ा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको हर क्रांति के समय किस रियासत का कौन सा शासक था यह आपको याद करना है। तो यहाँ के शासक का नाम था राम सिंह। ये राम सिंह थे सेकंड। और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट ये थे आपके मेजर बर्टन। पहली क्लास में जो बताया वही वापस बता रहा हूँ। मेजर बर्टन के कटे हुए सिर को कहाँ घुमाया गया? कोटा। फिर पूछ लेते हैं कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन? बर्टन। ठीक है। अब राम सिंह सेकंड उस समय क्या थे? शासक। अब यहां पे क्या हुआ था? कोटा की आम जनता ने विद्रोह कर दिया था। ये आप ध्यान रखें भाई। कहां पे आम जनता का विद्रोह था? लगभग सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन कोटा में आम जनता ने विद्रोह किया, राजा को नजरबंद कर दिया। तो आम जनता का जो विद्रोह हुआ था वो कोटा में हुआ था। कोटा लगभग कितने माह? 6 माह तक आपके क्रांतिकारियों के अंडर में रहा था। फिर आगे क्या हुआ? एक हुआ आपके मेजर रॉबर्ट्स, याद रहे तो ठीक, मेजर रॉबर्ट्स। और करौली की सेना ने आकर कोटा को विद्रोहियों से आजाद करवाया। कोटा को विद्रोहियों से क्या करवाया? आजाद। ये आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है।
लेकिन मेरी गारंटी है आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस रियासत ने आकर कोटा को क्रांतिकारियों से आजाद करवाया, तो आप उत्तर क्या कर देना वहां पे, करौली कर देना। इसका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपके पूछा जाएगा किस रियासत ने। तो अब रियासत जब आ गई है तो आपको ध्यान रखना है, करौली का उस समय शासक था मदनपाल। करौली का शासक कौन, मदनपाल। तो मदनपाल, करौली के शासक मदनपाल और रॉबर्ट्स ने आकर कोटा को क्रांतिकारियों से क्या करवाया था, आपके आजाद करवाया था। सिंपल सी बात है। अब आपको ध्यान रखना है, कोटा लगभग समाप्त। वापिस सुने, इन दोनों को फांसी दे दी गई, चलो हो गया पूरा काम। अब एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी पाल शब्द देख लो, करौली कर दो उत्तर। कहीं पे भी पाल शब्द देखते ही उत्तर क्या कर देना, करौली। ये रामबाण है, ठीक है। कैसे, आपसे पूछ ले गोपाल पाल, मैं एक साथ ही बता देता हूं, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एक ही जगह क्लियर कर लो, चाहे इतिहास के हो चाहे ज्योग्राफी के हो, क्योंकि याद तो हमें खुद को करना है कि भाई आप गुरुजी इतिहास पढ़ रहे हो, बीच में ज्योग्राफी कहाँ से आ गई। और भाई जब मिलता जुलता एक ही जगह याद हो रहा है, जब संबंध स्थापित हो रहे हैं, तो हम क्यों करें वहां पे जाके याद। मैंने अभी आपको बताया था पाल नाम आते ही करौली उत्तर करना है। तो देखना, गोपाल पाल किसका प्राचीन नाम, करौली का। अब आपको परीक्षा में पूछ ले, जैसे इसी नाम को पूछ ले कि गोपाल पाल के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई, पाल नाम आते ही उत्तर क्या कर दोगे, करौली। ऐसे ही एक और रामबाण बता देता हूं, यादव नाम आते ही आपको सीधा भरतपुर जाना है। कहाँ जाना है, भरतपुर। ऐसे तो आप कहोगे सर हमारे गांव में भी यादव है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन यादवों के जो फेमस आंदोलन हुए थे, या यादवों में आप ये कह सकते हो स्वतंत्रता संग्राम के समय या 1857 की क्रांति के समय जो भी भाग लेने वाले यादव थे, वो कहाँ के थे, भरतपुर के। आपके नाम दे दिया, गोपीलाल यादव है, किशन यादव का संबंध किस प्रजामंडल से, सीधा उत्तर कर दो कौन सा, भरतपुर। क्यों, क्योंकि सारे नाम हम याद नहीं कर सकते। यादव नाम आए, नो डाउट, दो यादवों के नाम आते हैं, आप कर देना भरतपुर। ऐसे ही पाल नाम आते ही आप कहाँ चले जाओ, करौली। तो मदनपाल जी ने आजाद करवाया। फिर पहली क्लास में मैंने बताया था, इनका डिमोशन हुआ, इनकी तोपों की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। यानी सलामी में पहले 17 तोपों की दी जाती थी, अब कितनी कर दी, 13। आपके मदनपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई, 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 17। इनका क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में कि 1857 की क्रांति में किस रियासत की, देखो शासक नहीं पूछा, किस रियासत की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। अब यहाँ पे भी कई बच्चे कहें गुरुजी आ तो कौन पूछा, 15 घटार 13 करीब, 14 घटार 12 करीब, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये संख्या याद रहे या नहीं रहे, आपके अगर इतना ध्यान में है कि कोटा की संख्या कम की गई थी और करौली की संख्या बढ़ाई गई थी, ये संख्याओं का कोई मैटर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ 13 की जगह 14 कर दो, 15 कर दो, 17 कर दो, लेकिन मोटा मोटा याद रखना है 17 से घटाकर 13 कर दी गई। तो ये हो गई आपकी कोटा की क्रांति। तो कोटा की क्रांति में मैंने बताया था आपके किसने भाग लिया था, आम जनता ने, आम जनता ने भी भाग लिया था। ऐसे ही पूछ लेना महिलाओं ने भाग कहाँ लिया, टोंक, सीधा इतना याद रखो और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं ने भाग कहाँ लिया, टोंक में। ऐसा कहा जाता है, किसी ने साहित्य में लिख दिया कि महिलाओं ने भाग लिया, बाकी कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। ऐसे याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो छोड़ दो, कोई समस्या नहीं। अब आ जाओ आप अन्य महत्वपूर्ण। क्रांति समाप्त। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो आप ज़रूर देखें, मैं कुछ ही समय में आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। और मेरी सीधी सी एक ही विशेषता है, आपने अगर क्लास देखी है ना तो ही मेरे नोट्स आपके समझ में आएंगे, क्योंकि मैं सारे जो संबंधित चीज़ें हैं वो मैं एक साथ करवाता हूँ। तो महत्वपूर्ण में सबसे पहले देखिए कुछ शासकों के नाम, जिसमें पहला शासक आता है नंबर 1, सवाई राम सिंह सेकंड। इनके बारे में देखना, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपको थोड़ा सा इधर ध्यान रखना है। सवाई राम सिंह सेकंड, इसका अंग्रेजों के प्रति क्या रहा, सहयोगात्मक रवैया रहा। तो अंग्रेजों ने क्या किया फिर 1857 क्रांति के बाद इनको सितार ए हिंद की उपाधि दी और साथ ही कोटपुतली की जागीर प्रदान की। तो कहीं की भी करो, जागीर करें या नहीं करें, ध्यान रख लेना, सितार ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, सवाई राम सिंह को। कब की बात चल रही है ये, 1857। यहाँ तक क्रांति से तो इनका इतना ही लेना देना है। अब सुनिए,
राम सिंह जी का जब जन्म हुआ, ये थोड़े आपके 5 या 10 साल के थे, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो छोटी सी उम्र में इनको जयपुर का राजा घोषित कर दिया गया। अब छोटे थे तो खुद तो चला नहीं सकते थे राज्य, तो ऐसे में एक अंग्रेज अधिकारी था, लुडगो नाम क्या था, याद रहे तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। नाम क्या था आपके? लुडगो। लुडगो ने पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। इनका नाम चलता था, इनको पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया गया और लगभग इनका रहन सहन, खान पान सब ये कह दो कि भाई अंग्रेजों के जैसे ही थी। तो जब वापस आए तो इन्होंने राज परिवारों के लिए देखो 2-3 काम किए थे। ध्यान रखना, ये 1857 से संबंधित ही है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। इन्होंने 1842 ईस्वी में महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज की स्थापना की। महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज, ये मोस्ट है भाई, राजस्थान के फेमस महाविद्यालयों में आता है। तो महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज की स्थापना करने वाला कौन था? राम सिंह। राम सिंह 1857 की क्रांति से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। फिर 1857 में ही देखो, यहीं पे आप आगे चलते जाओ, 1857 में ही इस राम सिंह ने क्या किया? जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की। मदरसा हुनरी। और मेरे हिसाब से एग्जाम में आर्ट्स एंड क्राफ्ट से संबंधित अगर सबसे ज़्यादा बार कोई तारीख पूछी गई है तो 1857 वाला पूछा जाता है कि मदरसा हुनरी की स्थापना कब हुई? 1857 में हुई। और 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। तो नो डाउट दोनों की स्थापना किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने की थी। अब राम सिंह सेकंड का एक और क्वेश्चन और याद कर लो। राम सिंह सेकंड कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाला शासक, वो भी कौन था? राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड ज्योग्राफ आपके, हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो 1857 की क्रांति से, एक आपके महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज, ये देखो 1857 के आसपास का समय चल रहा है। और 1857 में ही इसने स्थापना की थी मदरसा हुनरी की। इसको तो आप रट लेना। इसका अभी नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आप थोड़ा सा ये देख लेना। तो राम सिंह जी के बारे में इतना ही है। 1857 क्रांति में सितारे हिंद की उपाधि, कोटपुतली की जागीर दी गई। और इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेना कि 1842 में महारानी कॉलेज और महाराजा कॉलेज की स्थापना जयपुर में, 1857 में मदरसा हुनरी की स्थापना भी इन्होंने जयपुर में की थी, जिसको कहा जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो राम सिंह को अब पढ़ने की कहीं पे भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। एक ही जगह पढ़ लो, 3 ही तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद करने हैं, सारे काम आने वाले हैं, मोस्ट है सारे, कचरा कोई नहीं है इसमें। तो हम राम सिंह के बारे में तो पढ़ चुके। इसके बारे में आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था। सरदार सिंह। सरदार सिंह कहाँ का? बीकानेर का। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर स्वयं लड़ने के लिए गए। स्वयं लड़ने के लिए गए थे, ठीक है ना। बाकी सहायता तो सभी ने की थी, लेकिन स्वयं लड़ने के लिए जो जाने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके सरदार सिंह, ठीक है। पटियाला तक गए थे या आगे तक कहीं गए होंगे, लेकिन राजस्थान से बाहर जाने वाले यही थे। हालांकि अलवर के महाराजा बन्ने सिंह का भी मैंने बताया था कि वो भी बाहर उन्होंने सेना भेजी थी, स्वयं नहीं गए थे। सेना भेजने वाले बन्ने सिंह जी भी थे, लेकिन उनका इतना कुछ खास ट्यूशन नहीं बनता। तीसरे नंबर पर है भगवंत सिंह। इनका भी मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था, धौलपुर के शासक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? सीधा है भगवंत सिंह। कौन थे आपके? भगवंत सिंह। मोस्ट इसलिए हो जाता है, वापिस सुन लेना, एग्जाम में आई हुई चीज ही बता रहा हूं। नंबर 1 कि धौलपुर में आम जनता ने विद्रोह नहीं किया, सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, बाहर के लोग आए थे, मथुरा वाले, इधर वाले आके इन्होंने आपके धौलपुर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर, यह आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बाहर के लोगों का नियंत्रण था, बाहर के लोगों ने उसको अधिकार में ले लिया? धौलपुर था। तो इसीलिए भगवंत सिंह का नाम पूछ लेते हैं। फिर पटियाला की सेना ने आकर कहते हैं कि आपके इसको आज़ाद करवाया था 2 महीने के लगभग, ऐसा कहते हैं कि धौलपुर, तो महीना छोड़ दो, मोटी मोटी बात याद कर लो। धौलपुर, भगवंत सिंह, बाहर के लोगों का नेतृत्व है। और बाहर के लोगों में रामचंद्र एक नाम याद रहे तो ठीक है, इतना याद करो तब उसका नाम याद भी कर लेना। ये आपके तीनों के बारे में मैंने बता ही दिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिसमें से है वीर रसावतार। वीर
रसावतार। और वीर रसावतार कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को, सूर्यमल मिश्रण। वैसे मिश्रण करते हैं, मिश्रण नाम था, मिश्रण बोल दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना बूंदी के थे सूर्यमल मिश्रण, कहाँ के? बूंदी के। इनका उपनाम क्या है? वीर रसावतार। हो सकता है एग्जाम में सीधा पूछ ले, वीर रसावतार कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, एग्जाम में पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना। अब देखना, ये राम सिंह है आपके बूंदी का शासक, न कि कोटा वाला अलग था। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे और मित्र भी थे। कहाँ के? हाँ, राम सिंह जी के दरबारी कवि। तो इनका भी पूछा जा सकता है। इनके इतनी बार क्वेश्चन आ गए हैं कि मेरे अगला मान के चलो ये पूछा जाएगा सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह जी के। अब देखो, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी। एक थी वंश भास्कर, एक कौन सी थी? वंश भास्कर, और एक थी वीर सतसई। दोनों ही महत्वपूर्ण किताबें। वंश भास्कर में हाड़ौती का इतिहास वर्णित है। हाड़ौती का मतलब, पहले मूल रूप से हाड़ौती तो बूंदी थी, तो हम ये कह सकते हैं बूंदी का इतिहास। वंश भास्कर में किसका इतिहास? बूंदी का। और वीर सतसई में 1857 की क्रांति का इतिहास है। 1857 की क्रांति का इतिहास किसमें? आपके वीर सतसई में। और हाड़ौती का इतिहास किसमें है? वंश भास्कर। सीधा पूछ लेते हैं वंश भास्कर के लेखक का नाम। ये तो बाद की डीपली बता रहा हूं, है ना। सीधा पूछते हैं वंश भास्कर के लेखक का नाम सूर्यमल मिश्रण, या सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित है वंश भास्कर, या पूछ सकते हैं वीर सतसई, ठीक है। 1857 क्रांति का उल्लेख है। अब सुनिए, एग्जाम में आया था एक आरएस के अंदर, और कुछ ऐसे शब्द थे उसमें कि अंग्रेज आया और कोटा ने तहस नहस कर गया। अंग्रेज आया और कोटा ने तहस नहस कर गया। कि निम्न में से ये जो उक्ति है वो किन की है? नो डाउट, अगर कोटा वोटा वाले एरिया में आ जाए ना, सूर्यमल मिश्रण कर देना। 1857 क्रांति से संबंधित भी आ जाए, आपको टोरा ठोकना हो, ऐसा कोई वाक्य आ जाए कि भाई 1857 क्रांति से मिलता जुलता वाक्य है, नो डाउट आप उत्तर करके आ जाना सूर्यमल मिश्रण। 99% इसी का वो वाक्य निकलेगा। इन्होंने और राजपूताना के राजाओं के लिए कहा था कि जिस जंगल में हाथी, गेंडे, है ना, और सुअर प्रवेश करने से घबराते हैं, उस जंगल में आज गीदड़ हाहाकार मचा रहे हैं। गीदड़ का मतलब अंग्रेज। कि इस राजपूताने में यहाँ के राजा इतने वीर थे कि यहाँ पे हर कोई तो प्रवेश कर ही नहीं सकता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि ये जो अंग्रेज हैं यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं। तो ये वाक्य भी किसका था? आपके सूर्यमल मिश्रण। वापस देख लेना, इनको कहा जाता है वीर रस के कवि थे, तो वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण, बूंदी, राम सिंह जी के दरबारी कवि, 2 पुस्तकें लिखी, वंश भास्कर, हाड़ौती का इतिहास, वीर सतसई, 1857 की क्रांति का। तो मैं थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा आगे ले चलता हूँ। यहाँ ये समाप्त हो गए, यहाँ आप देख लेना वीर सतसई, यहाँ लिख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे देखना, मुंडियारी ख्यात, अब किस किताब में किसका इतिहास है? मुंडियारी ख्यात। मुंडियार की जो ख्यात है इसमें मारवाड़ का इतिहास वर्णित है। यह आया हुआ है एग्जाम में, तो एक ही जगह लिख लो कौन सी रियासत का इतिहास किसमें है। जैसे वंश भास्कर का आपने यहाँ पढ़ लिया, फिर आप मारवाड़ जाके पढ़ते मुंडियारी ख्यात। इससे बढ़िया हम यहीं एक ही जगह क्लियर कर देते हैं, वंश भास्कर, हाड़ौती का इतिहास, मुंडियारी ख्यात में किसका है? मारवाड़। मोस्ट है भाई, बहुत बार पूछी गई है। फिर देखिए बांकीदासरी ख्यात। अब नो डाउट ये तो पूछा ही नहीं जाएगा कि बांकीदासरी ख्यात किसने लिखी, वो बांकीदास ही लिखी, ठीक है। इनमें भी मारवाड़ को इतिहास है, बांकीदासरी ख्यात में मारवाड़ का। फिर आप ध्यान रखें, बांकीदास के बाद आप लिखो दयालदास, दयालदासरी ख्यात। और दयालदासरी ख्यात में जो इतिहास है वो बीकानेर का है। दयालदासरी ख्यात में इतिहास किसका? बीकानेर। और एक राज प्रशस्ति और लिख लो। राज प्रशस्ति की अगर मैं बात करता हूं तो मेवाड़ का इतिहास है इसमें। किसका है? मेवाड़ का। 4-5 पुस्तकें एक जगह साइड में अटका दो, ताकि जब आप रिवीजन करें, ठीक है ना, तो बार बार हर जगह भटकना नहीं पड़े। सीधा हमारे ध्यान रहे कि वंश भास्कर में हाड़ौती का इतिहास है, मुंडियारी ख्यात में मारवाड़ का इतिहास है, बांकीदासरी ख्यात में मारवाड़ का है, दयालदासरी ख्यात में बीकानेर का है, और राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है भाई, मैंने तो ऐसे याद किए। जहाँ मेरे को लगा कि एक जगह कर लो सारी चीज़ें, हमें एक ही जगह याद किसको करनी? अपन को। हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है कि नहीं साहब इतिहास वाले हैं तो ज्योग्राफी की हम नहीं करेंगे साथ, तो तुम पागल हो, नहीं कर रहे हो तो बाढ़ में जाओ।
ऐसा कहा जा सकता है। जैसे आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे हमने भौतिक भूभागों में पढ़ा था मगरा, तो उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर में जो पहाड़ियाँ हैं उसको मगरा कहते हैं, तो मगरा का सीधा सा संबंध उदयपुर से हो जाता है। तो मैं यहाँ क्यों नहीं बता दूँ आपको कि मगरा जो है वो भेड़ की एक नस्ल भी है जो आपके बीकानेर में पाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं बीकानेरी चोकला। क्या कहते हैं भाई? बीकानेरी चोकला। अब कह दो कि गुरुजी ये बीच में पशुधन कहाँ से आ गया, तो बाड़ा अपन याद अपन ही करनू है, मगरा नाम आता है अपन ध्यान आ जाना चाहिए। मगरा हमारा 2 क्वेश्चन बना है, मगरा की पहाड़ियाँ उदयपुर, और मगरा क्या है? एक भेड़ की नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में, जिसको हम क्या कहते हैं? बीकानेरी चोकला कहते हैं। तो भाई याद तो आपको करना है। अब आप ये चाहते हो मैं इसको अलग याद करूँ, इसको अलग याद करूँ, वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से वो बेनिफिट ज़्यादा आपको नहीं देगा। इससे बढ़िया एक ही जगह याद कर लो। तो ऐसे ही ये सारी किताबें आप एक जगह याद करोगे। वापस देखना, वंश भास्कर, हाड़ौती का इतिहास, मुंडियारी ख्यात मारवाड़, बांकीदासरी ख्यात मारवाड़, दयालदासरी ख्यात बीकानेर, और राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास। तो ये हो गए वीर रसावतार आपके कौन से? सूर्यमल मिश्र। आगे चलते हैं। अच्छा वापस ध्यान रखना, वो पाल वाले नाम किसके साथ यूज करोगे? हाँ, आज पहली बार बच्चे नहीं है सामने, अकेला ले रहा हूँ क्लास, ठीक है? बुलवाने की आदत पड़ गई तो आप भी बोलते रहो साथ साथ में। पाल किसके लिए? करौली, और यादव भरतपुर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे में अगला जो व्यक्तित्व है उसका नाम है आपके अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया बीकानेर के थे। इनके 2 उपनाम हैं, वो जरूर आप देख लेना। क्या कहानी घटित हुई, क्या नहीं हुई, लेना देना कुछ नहीं है। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति का भामाशाह। तो भामाशाह नाम देने का मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने दान किया होगा। तो अब सीधा सा क्वेश्चन ये बन जाए कि निम्न में से किसने ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, अब ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सारी संचित निधि दे दी थी, तो देने वाला कौन सा? अमरचंद बांठिया। इस बात का पता अंग्रेजों को चला, अंग्रेजों ने केस चलाया, और राजस्थान में सबसे पहले अगर 1857 क्रांति के तहत फांसी हुई थी तो अमरचंद बांठिया को हुई थी। इसीलिए इनको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे, ठीक है भाई? मंगल पांडे को ऐसा बोला जाता है, पहले पहले इसको फांसी हुई थी, हालांकि 1857 क्रांति प्रारंभ हुई उससे पहले हो चुकी थी। तो ध्यान रखना, अमरचंद बांठिया को क्या कहा जाता है? भामाशाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को अपना सारा संचित धन देने वाले थे, और 1857 क्रांति के तहत सबसे पहले फांसी पे किसको लटकाया गया था? अमरचंद जी बांठिया को, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। अब वो कहाँ लटकाया? वो आपके चूरू में धर्म स्तूप है ना, वहाँ याद आ गया होगा आपको, प्रजामंडल में, बीकानेर वाले में, हाँ वही। तो ध्यान रखना, वहाँ पर चूरू के धर्म स्तूप पर इनको राजस्थान में सबसे पहले फांसी पे लटका दिया गया था। ये भी हो गया। अब सुने, एक थोड़ी सी एक तारीख जो शुरू वाली क्लास में मेरे को लिखानी थी, आपके जो संधियां हुई थी उसी के नीचे देखो। पहली संधि आपके वेनेजली के द्वारा सहायक संधि भरतपुर, विस्तृत व पूर्ण रक्षात्मक संधि अलवर, फिर होल्डिंग के द्वारा लाई गई थी आश्रित पार्थक्य संधि, जो सबसे पहले करने वाली थी करौली, और सबसे अंत में करने वाली थी सिरोही। क्लियर है ना, इतना याद है? तो वहीं पे आपके आखिरी में की थी 1823 के अंदर, सिरोही ने आखिरी में 1823। उसी के बाद में देखो 1832 राजपुताना रेजिडेंस, राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना, ठीक है? ये राजपुताना रेजिडेंस का मतलब होता है कि अब अंग्रेजों ने कह दिया था कि पूरा काम तो हम संभालेंगे, तो हमारी खुद की सेना ही होनी चाहिए, तो उस सेना को आपके राजपुताना रेजिडेंस के नाम से जाना गया। इसका जो मुख्य कार्यालय अजमेर, और गर्मियों में आपको पता है ये कहाँ चले जाते थे? एकमात्र हिल स्टेशन आबू, तो माउंट आबू। गर्मियों में, सर्दियों में कार्यालय रहता था अजमेर, और गर्मियों में इसका रहता था माउंट आबू। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको थोड़ा देख लेना, संधियों के साथ लिख लेना। 1832 में राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना कहाँ हुई थी आपके? आगे चलते हैं। अब आ जाता है तात्या टोपे।
कि तात्या टोपे और राजस्थान। तो मेरे हिसाब से आज तक तात्या टोपे का कोई क्वेश्चन राजस्थान से पूछा नहीं गया है, वो भारत की क्रांति से संबंधित है। मोटा मोटा याद करना, तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। कितने बार आए थे? 2 बार। पहली बार आए थे भीलवाड़ा। पहली बार कहाँ आए थे? भीलवाड़ा, ठीक है। वो कुराड़ा का युद्ध वगैरह हुआ था, इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार आपके वापस झालावाड़ की तरफ आए थे। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, तात्या टोपे कितनी बार आए? 2 बार। पहली बार कहाँ है? भीलवाड़ा। पहली बार कहाँ? भीलवाड़ा। इतना याद कर लो, तात्या टोपे को कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है आगे, ठीक है। मैं नोट्स में PDF में दूंगा, उसमें लिखाया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब कचरा ही है। मोटी मोटी बात हमें यही याद रखनी है, उसके युद्ध का भी लिखाया हुआ है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तात्या टोपे का इतना याद रखना, 2 बार आया था, पहली बार कहाँ है? भीलवाड़ा, बस खत्म कहानी। अब और शासकों में राम सिंह जी बीकानेर, भगवंत सिंह जी हो ही गए, बन्ने सिंह अलवर। तो भाई मोटा मोटा तो लगभग आपके सारा हो चुका है। कोई 1-2 पॉइंट अगर छूटे हैं तो मैं आपके पास PDF फाइल सेंड कर दूंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे भ्रमित हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर, ठीक है ना। अब कई ऐसे पूछते हैं, बड़ा मेरे को गुस्सा आता है भाई, गुरुजी गाइड कौन सी लाएं? अरे कोई सी ले आओ गाइड, कोई सी गाइड ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपना एक बार का बेसिक तैयार करें, और सबसे बड़ी बात, जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है ना। अपनी कलम अपनी आवाज़, शेषमा जी, ठीक है, राम सर के नाम से, आपके 3rd ग्रेड टीचर हैं, बड़ा ही अनुभवी व्यक्तित्व का धनी है भाई, उनसे गाइडेंस लीजिए आप। यश गुरु ऐप वालों से लीजिए, मैं तो हूँ ही, ठीक है। आप मेरा जितना सहयोग करोगे मैं आपका डबल करूँगा। और अपने वो भी नहीं है ऐसा कुछ, अपने ये है बच्चों को अच्छा मिल जाए भगवान की दया से या आपके आशीर्वाद से। मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब है, तो इतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं, ठीक है भाई। अब मिलेंगे अगली क्लास। आपके 1857 वाली पूरी हो गई। नदियों वाला टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी में, तो वो बंगाल की खाड़ी में जो जाने वाली नदियों का जो वीडियो है वो कल मैं आपके अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में भेजें, और यूट्यूब के चक्कर में फंस के अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। कोई भी कुछ भी देख लिया, यूट्यूब में 80% लोग अनुभवहीन है भाई, उनको खुद को पता नहीं। शायरियों से और चुटकुलों से सिलेक्शन होता तो फिर कहना है कि आज मैं बहुत बड़ा कवि होता है उस हिसाब से। तो चुटकुले या हंसी मजाक जिस क्लास में होती है, मान के चलो कि उस क्लास का वातावरण भी कुछ वैसा ही होगा। आप बिल्कुल इसमें मत जाएं। लास्ट 2 साल हैं सरकार के, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अपनी ईमानदारी से एक बार तैयारी में जुट जाएं। और ये जो आपके मेरे सामने है ना, ये मोबाइल, वैसे आपके सामने भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा इसका यूज़ ना करें। सुबह से शाम तक लगे रहते हो मोबाइल में, बस देख ली 1-2 क्लास जो देखनी है वो देख ली, कोई सूचना देखनी है तो देख ली, बाकी पटक दो उसको ले जाके, ज़िंदगी भर देख लेना। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए, वो कहते हैं ना, वो 6 महीने हैं, 6 महीने जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो। फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने अनुभव मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता। कई ऐसा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से बहुत याद होता है ना। रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठा करो। और मेरे को पता है 80% लोगों के साथ समस्या क्या होती है, सुबह उठते है ना, दो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि ध्यान लगा के पढ़ोगे तो नींद आएगी। तो वो आपका है, देखिए आपकी अलग स्थिति हो सकती है, मेरी अलग स्थिति हो सकती है। मैं ये मानता हूँ रात का जो टाइम होता है वो पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठंडा सा मौसम रहता है, न किसी प्रकार का शोर, न किसी प्रकार का शराबा। आराम से रात को हो सकता है 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक आपकी इच्छा हो पढ़े, सुबह आराम से सोइए। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह पढ़ने से 80% याद होता है या रात को पढ़ने से। मैं अपना बता देता हूँ, मैं कभी भी सुबह 4 बजे उठ के नहीं पढ़ा भाई। मैं अपना कह सकता हूँ, हो सकता है आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, सबके अलग अलग होते हैं। मेरे को रात को अच्छा लगता था, मैं रात की 3:30 बजे 4 बजे तक पढ़ के फिर सोता था, 10 बजे उठ के खाना खा के फिर पढ़ने लग जाता था। तो थोड़ा ध्यान रखें, गोल्डन टाइम चल रहा है, बहकावे में ना आए, इधर उधर ना रहें। सारा दिन मोबाइल पे मत बैठा रहा करो भाई और बहनों, नहीं तो फिर नेतागिरी करनी पड़ेगी। राम राम, ठीक है, शेयर कर देना, धन्यवाद।